तो मेरे साथ आज भाग्य से मतलब मैंने आग्रह किया तो अशोक नीर साहब हैं। अशोक नीर साहब जुड़ रहे हैं अमृतसर से और मैं अशोक नीर साहब सबसे पहले आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जी एज एन ऑब्जर्वर हम सब लोग जानना चाह रहे हैं कि ये हुआ क्या है और ये बात क्या है और भगवंत मान जी का इसमें रोल मतलब कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए आनंद जी, ये घटना बड़ी छोटी सी बात को लेकर उभरी। अमृतपाल ने एक लड़के को अगवा किया, फिर अपने साथियों के साथ उसको पिटवाया। उसने एफआईआर दर्ज करवा दी। उसी एफआईआर के आधार पर पंजाब पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की। तो पहले उसके एक साथी को गिरफ्तार किया जिसका नाम है तूफान। तो इससे वो बुखला गया कि ये तूफान पकड़ा गया तो मेरे भी हाथ में शिकंजा, मेरे भी गले में शिकंजा आ जाएगा, मेरे भी हो जाएगा। तो उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर ब्यास डेरा है, उसके आसपास उसने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। वो उस 2-2.5 लोगों को जो हथियारों से लैस थे, वो गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी, जहां गुरु ग्रंथ साहब जी सुशोभित थे, उसको साथ लेकर चलता गया। तो पुलिस ने अजनाला थाना, जो अमृतसर से लगभग 23 किलोमीटर दूर है और सीमा के साथ सटा हुआ है, अजनाला बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है। तो पुलिस ने थाने के लगभग 600 मीटर 700 मीटर दूरी पर एक बड़ा नाका लगा दिया और 200-250-300 लोग वहां पर खड़े कर दिए। लेकिन जैसे ही उसकी फौज आई, 2-2.5 लोगों की, जो हाथों में नुकीले हथियारों पकड़े हुए थे, तेज हथियार थे उनके पास, तो उन लोगों ने सारे बैरिकेड तोड़ दिए और थाने पर हल्ला बोल दिया और उसको ढाल बनाया गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी को। अच्छा, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, यदि वो उस पर कार्रवाई करती तो नेचुरली वो पालकी साहब को भी नुकसान होता है। जब पुलिस ना भी करती तो उसमें बीच में कोई शरारती तत्व होते, वो पालकी साहब को तोड़ते, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेइज्जती करते, तो एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाता पंजाब में। पुलिस ने उसमें संयम बरता, ठीक है ना, और लगभग उसने 4 से 4.5 घंटे तक थाने पे कब्जा रखा और जो कहा पुलिस से मनवाया। पुलिस ने वो जो एफआईआर उसके साथी की कटी हुई थी तूफान की, उसको रद्द किया। कोर्ट में उसको उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद बीती रात को जब वो दरबार हरमंदिर साहब में गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बाद बाहर आया तो मीडिया ने पूछा कि अब क्या करोगे आप? कहता, मैंने सुना है कि डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि मैं दोबारा इस सारी वीडियो देखूंगा, जो इसमें इन्वॉल्व होगा पुलिस को मारने के लिए, उसके खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। तो उसने फिर एक धमकी दी कि पंजाब पुलिस को चाहिए कि ये मामला यहीं दफन कर दे, नहीं तो दोबारा ऐसा ही कांड होगा। तो ये खुली चुनौती वो सरकार को दे रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात आनंद जी ये है कि ये इतना बड़ा कांड होता है पंजाब में और मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने के लिए अपने राजनीतिक आका अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली के साथ मुंबई में उद्धव ठाकरे मातृश्री में बैठे हुए थे। आज उनका 2 घंटे पहले एक बयान आया है कि ये पंजाब का वारिस नहीं हो सकता। बस इतना सा ट्वीट उन्होंने किया है, ठीक है ना। और इतना बड़ा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट हो गई है कि लोग भय खाने लगे हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री यहाँ पर लोगों को निवेश के लिए बुला रहे हैं और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। पंजाब ने लगभग 2.5 दशक तक आतंक झेला है, ठीक है ना। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं भय ये उभर रहा है, भाई क्या सरकार अनुभवहीन है? क्या पंजाब पुलिस इन ऐसे तत्वों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? कहाँ है ये कमजोरी इतनी? ठीक है ना, ये प्रश्न लोगों के मन में उभर रहे हैं, इसलिए स्थिति बिगड़ी है। जी सर। नीर साहब, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप सबसे ज्यादा, आप ही वहां पे हैं, मौके पे हैं और आप सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग किए हैं। 2 चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो लोग भिंडरे वाले से इसलिए पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि ये पूरे देश को पता है, ओपन ट्रुथ है कि भिंडरा वाले को एक समय कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, उसको हवा दी थी, अपने इलेक्शन के शुरू के कैंपेन में यूज किया था। और उस समय का जो कांग्रेस के नेतृत्व की आपस की खींचतान थी बेन सिंह साहब और ज्ञानी जैल सिंह की, उसमें एक पक्ष उनको कर रहा था और कैसे उनको भिंडरा वाले बनाया गया था। लोगों को आज ये लग रहा है कि बीजेपी वही काम अमृतपाल जी के साथ कहीं न करने लगे। ये आशंका है, मान लीजिए ये आज ना भी हो, जो एक समय कांग्रेस ने
भिंडरावाले के साथ किया था, क्योंकि फिर इन लोगों के हाथ में वो चीजें ताकत नहीं रह जाती है। पहला। दूसरा जो बात प्रदीप जी ने कही, ये मैं भी, क्योंकि मैं ये रखा था कि किसान आंदोलन में जो पूरी किसान आंदोलन के की जो रीढ़ की हड्डी थी या जिस बिना पे आंदोलन चला, वो केवल और केवल पंजाब के किसान थे। खास करके जो लंगर जिस ढंग से चला रहे थे, वो जिस ढंग से उन्होंने उसको सपोर्ट किया था, और उसको आज माने चाहे ना माने, जैसे नोटबंदी पे पीएम साहब कुछ बोलते नहीं हैं, उसी तरह से जीवन का एक दो चीजें जो उनको हैं, जो, और वो भूलते भी नहीं हैं, ये बात स्पष्ट है, ये सामने दिखता है कि वो भूलते नहीं हैं। पंजाब ने जैसे उनको जो वापस लेना पड़ा, ये जल्दी वो भूले नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा लगता है नीर साहब कि ये भी एक, अगर आपने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया, आज ठीक है, आज सब कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये आप अभी से ठीक से हैंडल नहीं किए, जैसा सबको आशंका है, तो चीजें हाथ से निकल सकती हैं। और दूसरा, वो जो किसान आंदोलन है, ये उसका भी कहीं ना कहीं एक रिएक्शन में, गुस्से में, जो भी कहिए, ये दोनों चीजों पे जरा नीर साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। नीर साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट अनम्यूट लैपटॉप में अनम्यूट करिएगा। जी सूद साहब का बहुत घूम रहा है। आवाज आ रही है सर? आ रही आवाज सर? आ गई। तो सर मैं ये कहना चाहता हूं, जो किसान आंदोलन था उसका मूल तो कृषि सुधारों को लेकर था, लेकिन पंजाब में जिस तरह उसका विरोध खड़ा हुआ और जिस तरह उस समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को पीछे से सपोर्ट किया, किसी के कहने पर किया, ये सब जानते हैं। हाईकमान के कहने पर उन्होंने उसको सपोर्ट किया, और जब वो पूरा पीक पे चला गया किसान आंदोलन, तो मोदी साहब को घुटने टेकने पड़े, वापस लेना पड़ा। लेकिन उस किसान आंदोलन की में जो हुआ, वो सारे किसान एकजुट हो गए। यहां तक कि पंजाब के लोक गायक जो मूल रूप से किसान ही हैं, उनके बाबा दादा किसान करते थे, उन्होंने जिस प्रकार का प्रचार वहां पर बैठ के किया, वो प्रचार से लोगों के भीतर एक शक्ति आई। लोग घरों से निकले, जिनमें महिलाओं की तादाद बड़ी थी। तो विदेशों में बैठे हुए सिख खालिस्तानी जो हैं, जिसमें गुरपतवंत सिंह का नाम सबसे मुख्य आता है, सिख फॉर जस्टिस का, उसने यहाँ के लोगों को प्रोवोक करना शुरू कर दिया, और तरन तारण एरिया में उसने एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी, जो पुराने खालिस्तानी थे, या पुराने जो आतंक विवाद के साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों को स्लीपर सेल के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। तो वहां से जो बवाल पैदा हुआ, तो उस बवाल के बीच दीप सिद्धू ऊपर के बाहर आए। दीप सिद्धू की जब एक्सीडेंट में हत्या हो जाती है, तो फिर ये जैसे सभी साथियों ने कहा कि वो उनका दूसरा रूप जो बन के आया, ये लड़का अमरपाल सिंह, उसने अपने विचारों के माध्यम से एक ऐसे वर्ग को अपने साथ जोड़ लिया जो कट्टर विचारधारा का है। उसका पहला एम है, पहले अमृत छको। अमृत जब छकेगा इंसान, तो नेचुरली वो अपने धर्म के बाद पक्का हो जाएगा। जब धर्म के बारे में उसके भीतर कट्टरता आएगी, तो फिर उससे जो मर्जी काम करवा लो। अतीत में पंजाब में यही हुआ है। तो इस पंजाब की जो सारी ये व्यवस्था जो बन रही है, मैं अजय शुक्ल जी के कुछ बातों से सहमत नहीं हूं कि पंजाब में ध्रुवीकरण होगा तो 1 से 20 सीटें हो जाएंगी। पंजाब में ध्रुवीकरण नहीं हुआ। 2014 में जब मोदी पीक पे थे, पंजाब में अमृतसर में ही वो हार गए थे अरुण जेटली जी 1 लाख वोटों से कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने। तो पंजाब में ध्रुवीकरण की संभावना नहीं है, क्योंकि पंजाब और सिखों में कोई फर्क नहीं है। पंजाब और सिखों के संबंध, पंजाब में हिंदू और सिखों के संबंध बहुत मजबूत हैं। बहु बेटियों का संबंध है। इसमें किसी भी राजनीतिक शक्ति या कोई विदेशी शक्ति इसको दोफाड़ नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि जो बाहर बैठी एजेंसियां हैं, वो ऐसी कट्टरवादी ताकतों को भा रहे हैं ताकि लोगों के बीच नफरत पैदा हो। तो इसमें लगता है कि अमरपाल सिंह किसी हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं। उनकी इस कामयाबी को नुकेल ना कसी गई, अभी उसको पहले दिन से ही ना पकड़ा गया, तो ये भविष्य में कई खतरे पैदा कर सकते हैं। अब मैं, जैसे संजीव सूद जी बात कर रहे थे, डीआईजी साहब, तो जैसे उन्होंने कहा कि 15 किलोमीटर से 20-50 किलोमीटर एरिया बनाया, तो पंजाब एक संवेदनशील राज्य है, सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन
सबसे ज्यादा विरोध भगवंत मान जी ने, सुखबीर बादल ने और कांग्रेस पार्टी ने किया। 50 किलोमीटर एरिया बीएसएफ को नहीं देना चाहिए। भाई बीएसएफ भी तो देश के लोग हैं, वो पाकिस्तान से थोड़ा आए हैं जो जिनका विरोध किया जा रहा है। तो ये सारी स्थिति इसमें यही पता चलता है कि पंजाब को संभालने के लिए केंद्र सरकार को अपनी आंख नाक कान खोलने चाहिए, व्यवस्था को देखना पड़ेगा, कानून व्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। जो जो शक्तियां बीएसएफ को दी हैं उनको और मजबूत करना होगा। कल मान लो यदि बीएसएफ के पास ताकत होती, उनके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते, तो उनकी बीएसएफ का हेडक्वार्टर और जहां थाना है हार्डली उसमें 700-800 मीटर का फर्क है, तो वो वहां उसको आगे कवर कर लेते, पुलिस उनको बुला लेती, तो ये बवाल ना खड़ा होता है। ये है सब सारी बातें।